नमस्ते और द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। यूरोपियन पावर्स इन इंडिया पर हमारी सीरीज के इस आखिरी चैप्टर में हम फोकस कर रहे हैं सबसे लास्ट में आने वाले कंटेंडर पर, द फ्रेंच। उनकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। जान के बड़े बड़े सपने उस पावर से टकराए जिसने आगे जाकर पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज किया। बिल्कुल सही कहा। इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी यानी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की दुश्मनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और फ्रेंच लोग क्यों हारे, इसके रीजंस को समझना हमें ब्रिटिश की सक्सेस के बारे में बहुत गहरी जानकारी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे उनके लेट अराइवल से और इंडिया में उनके मेन सेटलमेंट्स के एस्टैब्लिशमेंट से। प्रिसाइजली फिर हम सबसे डायनामिक फेज में जाएंगे, यानी एज ऑफ डुप्लेक्स, जिसके कारण कर्नाटक रीजन में उनकी जोरदार टक्कर हुई। और फाइनली हम एक तरह का ऑटोप्सी करेंगे ये एनालाइज करने के लिए कि फ्रेंच आखिर फेल क्यों हुए और अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। ठीक है, तो सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, द फ्रेंच अराइवल। जहां एक तरफ पोर्चुगीज, डच और इंग्लिश पहले से ही इंडिया के ट्रेड में बड़े प्लेयर्स बन चुके थे, वहीं फ्रेंच इस रेस में काफ़ी पीछे थे। ऐसा क्यों था और इस देरी से उन्हें क्या नुकसान हुआ? यही सबसे ज़रूरी शुरुआती पॉइंट है। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो गैप काफ़ी बड़ा है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी और डच उनके ठीक 2 साल बाद 1602 में आ गए, लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 तक नहीं बनी, मतलब 60 साल से भी ज्यादा की देरी। जब तक फ्रेंच ने आने का सोचा, उनके कॉम्पिटिटर्स यहाँ मजबूत ट्रेड नेटवर्क्स, पॉलिटिकल कनेक्शंस और अपने किले बना चुके थे। ये लेट स्टार्ट एक इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज था जिसे वो कभी पूरी तरह से खत्म ही नहीं कर पाए। अच्छा, तो इस फ्रेंच कंपनी का नेचर कैसा था? क्या ये भी इंग्लिश कंपनी की तरह एक प्राइवेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थी? बिल्कुल नहीं। और शायद यही सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। ये मेंस एनालिसिस के लिए क्रिटिकल पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिए। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, कंपनी des Indes ओरिएंटल्स को 1664 में कोलबर्ट ने बनाया था, जो किंग लुई 14 के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी, ये असल में स्टेट का यानी सरकार का एक डिपार्टमेंट था। फ्रेंच किंग के पास मेजॉरिटी शेयर्स थे और डायरेक्टर्स भी वही नॉमिनेट करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हर बड़ा फैसला सरकारी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट में फंसा रहता था। इस वजह से ये प्रॉफिट पर चलने वाली तेज तर्रार इंग्लिश कंपनी के सामने बहुत स्लो और इनएफिशिएंट साबित हुई। ओके, तो इतनी देरी और स्टेट कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर के बावजूद फ्रेंच ने इंडिया में अपने पैर जमाए लिए। चलिए अब हमारे सेकंड सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपने सेटलमेंट्स इंडिया में कैसे एस्टैब्लिश किए। उन्होंने शुरुआत की अपनी पहली फैक्ट्री 1667 में सूरत में खोलकर, ठीक उसी जगह जहां इंग्लिश पहले से मौजूद थे। एक बात क्लियर कर दूं कि उस जमाने में फैक्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग पोस्ट होता था जहां ऑफिसेज और वेयरहाउसेज होते थे। इसके बाद उन्होंने मसूलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री खोली और बंगाल में चंद्रनागुर में एक पूरी टाउनशिप बसाई। उन्होंने माहे, कराईकल, बालासोर और कासिम बाजार जैसे सेंटर्स भी खोले। ये सारी जगह ट्रेड के लिए समुद्र तट पर स्ट्रैटेजिक लोकेशंस थी। लेकिन इस लिस्ट को देखकर इन सब में से उनका सबसे इंपॉर्टेंट पावर सेंटर कौन सा बना? बिना किसी डाउट के वो था पौंडीचेरी। इसकी स्थापना 1674 में फ्रांसवा मार्टिन ने की थी, जब उन्हें शेर खान लोदी, जो वेलिकोंडापुरम के गवर्नर थे, से एक ग्रांट मिली। पौंडीचेरी बहुत जल्द एक छोटे से सेटलमेंट से बढ़कर फ्रेंच इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और उनका सबसे मजबूत गढ़ बन गया। जो भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, उनके लिए फ्रांसवा मार्टिन का नाम और पौंडीचेरी की इंपॉर्टेंस, ये दोनों की फैक्ट्स हैं जो याद रखने जरूरी हैं। और अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर और इस पूरी कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के पास। एक ऐसा आदमी जिसने अकेले ही फ्रेंच के इरादों को सिर्फ व्यापार से बदलकर एक साम्राज्य बनाने की तरफ मोड़ दिया, जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का 1741 में गवर्नर जनरल बनकर आना एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट था। वो एक ब्रिलियंट डिप्लोमैट और एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने बहुत जल्दी समझ लिया कि 18वीं सेंचुरी के इंडिया के अराजक पॉलिटिकल माहौल में पॉलिटिकल पावर के बिना कमर्शियल सक्सेस ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। ये डुप्लेक्स ही था जिसने जानबूझकर फ्रेंच कंपनी की स्ट्रैटेजी को प्रॉफिट से हटाकर जमीन और इन्फ्लुएंस हासिल करने पर फोकस किया। लेकिन ये मास्टर प्लान देखकर तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जैसा है।
जिसका क्रेडिट हम आमतौर पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली को देते हैं, जो काफी बाद में आए थे। तो क्या इसके ओरिजिनल इन्वेंटर डुप्लेक्स थे? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही है मेंस एग्जाम के लिए क्रिटिकल एनालिटिकल पॉइंट। वेल्सले ने सब्सिडरी अलायंस इन्वेंट नहीं किया, उसने तो डुप्लेक्स के बनाए हुए ब्लूप्रिंट को परफेक्ट करके बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया। चलिए इस स्लाइड को समझते हैं। डुप्लेक्स का तरीका था लोकल इंडियन रूलर्स के गद्दी के झगड़ों में दखल देना, एक दावेदार से हाथ मिलाना और फिर अपनी डिसिप्लिन फ्रेंच सेना का इस्तेमाल करके उस कैंडिडेट की जीत पक्की करना। बदले में फ्रेंच को बड़े कमर्शियल और टेरिटोरियल फायदे मिलते थे। और आखिरी स्टेप था रूलर के दरबार में एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी रखना, जिसका खर्चा भी वो रूलर खुद उठाता था। यही था इंडिया में यूरोपियन जीत का ब्लूप्रिंट। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई। जब हैदराबाद और कर्नाटक में गद्दी के लिए झगड़े शुरू हुए तो डुप्लेक्स ने बड़ी चतुराई से हैदराबाद के लिए मुजफ्फरजंग को और कर्नाटक के लिए चंदा साहिब को सपोर्ट किया। फ्रेंच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट से उसके चुने हुए दोनों कैंडिडेट्स जीत गए। इससे पूरे साउथ इंडिया में फ्रेंच की पावर और इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन ये बढ़ते हुए अरमान सीधे टक्कर में थे उस दूसरी बड़े यूरोपियन पावर के, जो खुद को उनसे बेहतर समझती थी, द इंग्लिश। और यहीं से शुरू होती है हमारे फोर्थ सेक्शन की कहानी, सुप्रीमेसी के लिए एक लंबी और डिसाइसिव लड़ाई। तो ये दुश्मनी कार्नाटिक वॉर्स के नाम से जानी जाने वाली लड़ाइयों में सामने आई। क्या आप इनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जरूर। कुल 3 वॉर्स हुई थी। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर असल में यूरोप में चल रही वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन का ही एक हिस्सा था। इंडिया के लिए इसकी सबसे बड़ी अहमियत थी बैटल ऑफ सेंट थोम, जहां एक छोटी सी फ्रेंच सेना ने नवाब ऑफ कर्नाटक की विशाल सेना को हरा दिया। इससे यह साबित हो गया कि डिसिप्लिन्ड यूरोपियन सेना कितनी सुपीरियर थी। सेकेंड वॉर एक प्रॉक्सी वॉर थी, जिसमें इंग्लिश और फ्रेंच दोनों अपने अपने लोकल राजाकुमारों को सपोर्ट कर रहे थे। इसी लड़ाई के दौरान डुप्लेक्स को 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया गया, जो एक बहुत बड़ी गलती थी। और आखिर में आती है थर्ड कार्नाटिक वॉर, जो यूरोप के 7 इयर्स वॉर का एक्सटेंशन थी। इसमें 1760 में हुई बैटल ऑफ वंडीवॉश में इंग्लिश को एक डिसाइसिव जीत मिली। बस इस जंग ने फ्रेंच के इंडियन एम्पायर के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब हम आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी सवाल पर। अगर डुप्लेक्स इतना ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट था, तो फ्रेंच आखिर इंग्लिश से हार क्यों गए? चलिए सेक्शन 5 में इसका ऑटोप्सी शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी रीजन, जैसा हमने पहले भी बात की, वो इन दोनों कंपनीज के कोर स्ट्रक्चर में छिपा है। ये एक क्लासिक मेंस एनालिसिस का सवाल है। फ्रेंच कंपनी एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट कंट्रोल डिपार्टमेंट थी, फैसले लेने में स्लो थी और जमीन जीतने को ट्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, जिसकी वजह से उनके पास हमेशा पैसों की कमी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश कंपनी एक प्राइवेट प्रॉफिट ड्रिवन एंटरप्राइज थी। वो तेजी से फैसले लेती थी और क्योंकि उनका प्राइमरी फोकस ट्रेड था, उनके पास अपने मिलिट्री कैंपेन्स को सपोर्ट करने के लिए हमेशा एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन रहती थी। ये टेबल तो डिफरेंसेस को बहुत साफ दिखा रहा है। चलिए पहले पैरामीटर से शुरू करते हैं, नेवल पावर। इस मामले में इंग्लिश बहुत आगे थे, क्योंकि रॉयल नेवी समुद्री रास्तों को कंट्रोल कर सकती थी, जिससे वो जरूरत के वक्त यूरोप से आने वाली फ्रेंच मदद और सप्लाई को काट सकते थे। अब लोकेशंस को देखिए। इंग्लिश के पास 3 बड़े इंडिपेंडेंट पोर्ट्स थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। फ्रेंच के पास सिर्फ एक था, पांडिचेरी। मतलब अगर पांडिचेरी घिर गया तो उनका पूरा ऑपरेशन खतरे में। और आखिर में गवर्नमेंट सपोर्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी को लगातार सपोर्ट किया, जबकि फ्रेंच गवर्नमेंट ने न सिर्फ ठीक से सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि अपने सबसे काबिल गवर्नर डुप्लेक्स को सबसे जरूरी वक्त पर वापस बुलाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन क्या इस हार के लिए डुप्लेक्स खुद भी थोड़ा जिम्मेदार था? क्या उसकी कोई कमजोरियां थीं? हाँ, ये न्यूएंस ऐड करना बहुत जरूरी है। माना कि डुप्लेक्स एक स्ट्रेटेजिक जीनियस था, लेकिन उसकी कुछ पर्सनल कमियां भी थीं। वो ओवर सैंग्विन था, यानी हद से ज्यादा आशावादी, जिसकी वजह से कई बार वो सही समय पर डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पाता था। उसका ऑटोक्रेटिक स्टाइल यानी तानाशाही रवैया अक्सर उसके कॉलीग्स और सबॉर्डिनेट्स को उससे दूर कर देता था।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो एक ब्रिलियंट प्लानर जरूर था, लेकिन वो अपने इंग्लिश राइवल रॉबर्ट क्लाइव की तरह एक फील्ड कमांडर नहीं था। डुप्लेक्स प्लान तो बना सकता था, लेकिन जमीन पर उसके कमांडर्स अक्सर उन प्लान्स को ठीक से एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाते थे। तो ऐसी है डिसाइसिव हार के बाद इंडिया में फ्रेंच का क्या हुआ। चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में उनकी फाइनल लेगेसी पर एक नजर डालते हैं। थर्ड कार्नाटिक वॉर के अंत में 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। इस ट्रीटी ने फ्रेंच फैक्ट्रीज तो ने वापस लौटा दी, लेकिन 2 ऐसी शर्तों के साथ जिन्होंने उनकी कमर तोड़ दी। पहली, उन्हें अपने सेटलमेंट्स की किलेबंदी करने से मना कर दिया गया, मतलब वो दीवारें नहीं बना सकते थे या बड़ी सेना नहीं रख सकते थे। और दूसरी, उन्हें इन सेटलमेंट्स को सिर्फ कमर्शियल मकसदों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। इस ट्रीटी ने ऑफिशियली इंडिया में फ्रेंच के किसी भी पॉलिटिकल या इंपीरियल सपने का अंत कर दिया। तो आखिर उनकी विरासत क्या रही? फ्रेंच का इंडियन एम्पायर का सपना तो बुझ गया। वो पौंडीचेरी और कराईकल जैसे छोटे छोटे इलाकों तक सिमट कर रह गए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और शायद उनकी सबसे सिग्निफिकेंट लेगेसी ये है कि उनकी ही बनाई हुई स्ट्रैटेजी सब्सिडियरी अलायंस को उनके दुश्मनों ने अपनाया और परफेक्ट किया। इंग्लिश ने डुप्लेक्स के ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके अपना खुद का एम्पायर बनाया और पूरे सबकॉन्टिनेंट को जीत लिया। और जहां तक पौंडीचेरी की बात है, वो 1954 में इंडियन यूनियन में शामिल होने तक इंडिया में फ्रांस का एक छोटा सा टुकड़ा बना रहा। जो हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है। क्या इंग्लिश की जीत उनकी अपनी बेहतरी का नतीजा थी, या फिर ये फ्रेंच सिस्टम के अंदर की कमजोरियों का एक अनिवार्य परिणाम था? इस पर जरूर सोचिएगा। दी एक्सप्लेनर देखने के लिए धन्यवाद।